रहे हैं। ये लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ से आगे निकल रहे हैं, जहां पे वो धीरे धीरे लिबर्टी पा ले रहे हैं। सारे देश आपको एक ही लाइन में देखने को मिलते हैं। इस पेंटिंग के थ्रू ये दर्शाना चाहते हैं कि कैसे वर्ल्ड अब नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो रहा था, जहां लोग एक कॉमन टेरिटरी को अपनी आइडेंटिटी मान के चल रहे हैं। चैप्टर में कहानी जो है वो शुरू होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में। फ्रांस जो है वो मेन खरबूजा है और खरबूजे को रंग बदलता देखकर पूरा यूरोप रंग बदलेगा। अगर आप क्लास 9 को थोड़ा सा करण अर्जुन वाले मोड में जाके रिकॉल करोगे तो आपको ध्यान आएगा कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ चेंज इन पावर। मोनार्क से लोगों के पास पावर आती है और सिर्फ इस चीज से लोग एकजुट नहीं हो गए, लोगों को एकजुट किया गया। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप की गई थी फ्रांस में लोगों के अंदर, मल्टीपल चेंजेस के थ्रू ये इंश्योर किया गया था। जैसे द आइडिया ऑफ ला मेट्रे एंड ले सिटियोन, फादरलैंड का कॉन्सेप्ट और सिटीजंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ताकि सभी लोग समान महसूस कर सके। झंडा जो था रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को फाड़ के फेंक दिया गया और ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो ओथ्स वर टेकन, मैट्रिक्स वर कॉमेमोरेटेड और इस तरह से क्या किया गया, सॉन्ग्स, पोम्स, हिम्स वर कंपोज ताकि लोगों के अंदर वो फीलिंग ऑफ वननेस इंस्टिल की जा सके। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज पूरी तरह से खत्म कर दी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लिया है। साथ ही साथ जो पुरानी स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी उसको फुटबॉल बना दिया। नेशनल असेंबली नई बॉडी होगी, इलेक्टेड बॉडी होगी। रीजनल डायलेक्ट जो अलग अलग भाषा में चीचू ची ची प्या प्या क्या करते थे लोग, तुम्बा तुम्बा बुम्बा बुम्बा बामना बामा, वो सब कुछ हटा के अब फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी थी। अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस थे इन्होंने कहा कि मजा आया और ये मजा मैं पूरे यूरोप को देना चाहता हूं। तो फ्रेंच आर्मी पूरे यूरोप में फैल गई, जैकोबिन क्लब एस्टैब्लिश हो गए। 1790s का टाइम पीरियड था, फ्रेंच आर्मी जगह जगह जाती, वहां के मोनार्क्स को टॉपल करती और खुद अपने आप को एस्टैब्लिश करते और नेपोलियन इस पूरी की पूरी वेव को सर्व कर रहा था, लीड कर रहा था। नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करे जिसे नेपोलियन कोड कहा गया या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 कहा गया। इस नेपोलियन कोड के अंदर बहुत सारे चेंजेस थे, जैसे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ खत्म। अब क्या होगा कि सारे लोग समान होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस थे, जिस तरह से उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। तो अब ग्रुप बनाओ, ट्रेड करो, खूब पैसे कमाओ, मजे मजे होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि नेपोलियन ने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाया, स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी लाया, जिससे बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह बहुत खुश थे। और इस तरह से नेपोलियन जहां जहां जाता लोग बोलते नेपोलियन का चेंजेस लाएगा और उसे एक तरह से हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी की तरह देखा जाने लगा। जो लोगों को बाद में समझ में आया बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हमारी लिबर्टी का क्या, क्यों? क्योंकि नेपोलियन जहां जाता था वहां के राजा को हटा के खुद फ्रेंच आर्मी को एस्टैब्लिश कर देता था। तो लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये जो मॉडर्न चेंजेस मिल रहे हैं ये हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को खा जा रहे हैं। और इसी कारण से बाद में जिन लोगों ने नेपोलियन को सपोर्ट किया उन्होंने ही नेपोलियन को अपोज किया और नेपोलियन की हार होती है 1815 में। कहानी को 2 मिनट 1815 पर ही रोकते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि जब यूरोप में ये सारा उथल पुथल हो रहा था उस समय यूरोप था कैसा? यूरोप सिर्फ एक जमीन का हिस्सा था क्योंकि कोई यूनिटी नहीं थी। वहां नेशनलिज्म कैसा आया? क्योंकि यूरोप तो एक कंट्री भी नहीं है, वो तो एक कॉन्टिनेंट है। तब आपको समझना होगा कि यूरोप की सोसाइटी उस समय पे ऐसी थी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग तरह से बसे हुए थे और उसमें अलग अलग तरह के ग्रुप थे, जैसे एरिस्टोक्रेट्स, वो लोग जो अमीर थे, रूलिंग क्लास के थे, जिनके पास में बहुत पैसा था, बड़ी सारी जमीनें थी, प्रॉपर्टी थी, आपस में एक दूसरे से शादी करते थे, अपनी क्लास मेंटेन करते थे, इतराने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और बड़े महंगे से कपड़े पहनते थे। वहीं पे एक मिडिल क्लास भी इमर्ज हो रही थी जो ऊपर आसमान से नहीं गिरी थी, जो इमर्ज हुई थी ओवरसीज ट्रेड के कारण। ट्रेड से पैसा कमाया, पैसा कमा के शिक्षा ली और शिक्षा लेकर उन्होंने देखा कि ये एरिस्टोक्रेट्स किस बात का प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। और इस क्वेश्चनिंग में एक आइडियोलॉजी ने उनकी बहुत मदद करी, वो आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी सिंपल है, जो लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव होती है। लिबर मतलब फ्री, फ्री फ्रॉम व्हाट? तो यहां लिबरलिज्म के जो बिलीवर्स थे वो ये चाहते थे कि आजादी होना चाहिए लोगों को अपनी गवर्नमेंट चूज करने की, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म की भावना थी। लेकिन दोगलापन ये था सबको वोटिंग राइट भी नहीं देना चाहते थे। खैर, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के कंटेक्स्ट में एक लिबरल व्यक्ति ये सोचता था कि फ्रीडम फ्रॉम स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कि सरकार किसी प्रकार का ट्रेड करने में बंदिश ना लगाए। क्यों? क्योंकि ट्रेड से ही तो वो बड़े बने थे। तो इसी के चलते जैसे आप देखेंगे फॉलोइंग वाज द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। एक कस्टम यूनियन जो प्रूशिया की इनिशिएटिव बनी थी, जिसमें सारे अंदर के टैक्सेस वगैरह को रिड्यूस करके फ्री इकोनॉमिक ट्रेड की बात की जा रही थी। खैर,
कहानी शुरू करते हैं। 1815 में नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन के हारने के बाद में पावर में कौन आते हैं? हराने वाले कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स यानी कि वही रूलिंग क्लास के लोग जो एक समय पे नेपोलियन ने जिनको हराया था, अब उन्होंने नेपोलियन को वापस हरा दिया। बस कैरेक्टर बदल गए लेकिन टीम्स वही थी। तो कंजर्वेटिव जब पावर में आए तो प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन, पर्व नेशन जो थे, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितना भी चेंजेस नेपोलियन ने लाया है उसको अंडू किया जाए, फ्रांस के फर्दर एक्सपेंशन को रोका जाए, बॉर्बन डायनेस्टी जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पटक दिया गया था उठा के उसको वापस से रिस्टोर कर लिया जाए। और बॉर्बन बिस्किट नहीं है, फॉर गॉड सेक, ये बॉर्बन डायनेस्टी है फ्रांस की। ये सारे चेंजेस ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे। और कंजर्वेटिव जब पावर में आए तो उन्होंने वही स्ट्रिक्ट कंट्रोल, वही अपनी राजावानी चलाना फिर शुरू कर दी थी। लेकिन आजादी के परवाने कहां रुकते हैं? एक बार जिन लोगों ने आजादी का स्वाद चख लिया था और ये देख लिया था कि मोनार्क्स के चले जाने के बाद कितने मजे होते हैं, उन लोगों ने कंटिन्यूअसली कंजर्वेटिव्स को हटाने का प्रयास करते रहे। और ऐसा ही एक ग्रुप था रेवोल्यूशनरीज का, क्रांतिकारियों का, जो चाहते थे कि रेवोल्यूशनरीज को पलट दिया जाए। और उसी में एक प्रोमिनेंट नाम था गुजिपी मजीनी का, जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यंग इटली, यंग यूरोप, और सिंपल स्टेटमेंट देते थे कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। और ये कंजर्वेटिव्स के सपने में अगर गुजिपी मजीनी आ जाते थे तो कंजर्वेटिव्स को नींद नहीं आती थी। इसीलिए ड्यूक मेटरनिख गुजिपी मजीनी को कहते हैं कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। खैर कहानी आगे बढ़ती है। 1815 से 1830 तक कंजर्वेटिव्स का हनीमून पीरियड रहता है, लेकिन 1830 से 1848 तक यहाँ पे एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो मैंने बताया था खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और चैप्टर की लैंग्वेज में व्हेन फ्रांस फ्रीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, 1830 में फ्रांस के लोग जो हैं, तो जो फ्रांस के फिर से नए रूलर बने थे लुई फिलिप, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क डिक्लेयर कर देते हैं। और अब राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, बिल्ली के गले में घंटी की तरह। जैसे ही फ्रांस में ये चेंज आता है, बेल्जियम में भी आपको अपराइजिंग देखने को मिलती है, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाती है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद में आपको ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह देखने को मिलता है। लॉर्ड बायरन का कंट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा। आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे कहानी 1830 से 48